ओके, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, नो प्रॉब्लम सर, प्लीज कैरी ऑन। क्वेश्चन नंबर 33। ओके ओके, इसका आंसर दीजिए गाइज। एक्चुअली वो डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा सा, इस वजह से मैंने दोबारा उसको अभी ओपन किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, तो इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को। सो विच आंसर विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 33? अर्लियर वन आई मेंशन रॉन्ग आंसर। ओके, तो आपने पहले रॉन्ग आंसर मेंशन किया था, वो मैंने देख नहीं पाया, है ना। अभी आप सही आंसर मेंशन कर सकते हैं। ओके राइट, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें। फील्ड थ्योरी गिवन बाय द कार्टेलुइन, ये आपको पता ही है और कई बार मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आल्सो इसमें ल्यूइस कूजे के द्वारा भी इसमें योगदान रहा है। वैसे जनरली हम कार्ल मार्क्स को बात करते हैं, कार्ल मार्क्स दैट गिवन द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, बट यहाँ पर ल्यूइस कूजे का इसमें वर्क है। ओके, इन्होंने बताया है कि जो कन्फ्लिक्ट बेसिकली जो है, इसको आप नेगेटिव वे में ना देखें। इनका ऐसा मानना था कि अगर जो कन्फ्लिक्ट है, इससे सोसाइटी इंटीग्रेट होती है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग एक साथ जुड़ेंगे, लोग इंटीग्रेट होंगे, उनके बीच में कोहेंशन होगा, एकजुटता होगी। तो कन्फ्लिक्ट नेगेटिव टर्म में नहीं देखना चाहिए, दैट इज आल्सो वेरी गुड फॉर द सोसाइटी। सो इन्होंने इसको डिफाइन किया कन्फ्लिक्ट थ्योरी को, इसी वजह से लीज कूले भी ये आपका फोर्थ के साथ पेयर हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट आंसर विल बी राइट, और ये तीनों के बारे में आपको बताया है मैंने पहले से भी। क्वेश्चन नंबर 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट द नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी? आपको बताना है, में से चार स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट है, कौन दर्शाता है ऑब्जेक्टिविटी के नेचर को, या ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। एनीबडी कैन कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, सिंपल एक लाइन में बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। विदाउट बायस। ओके, और एनीबडी? अनबायस, जो इन्फ्लुएंस ना हो, फैक्चुअल हो। एंड व्हाट अबाउट सब्जेक्टिविटी? सब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी मीन्स दैट इज समथिंग फैक्चुअल, और यू कैन से अनबायस्ड, है ना, नॉट इन्फ्लुएंस। सो इसको पढ़ लीजिए, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का, कैन बी वन परसेप्शन इज ए बायस, एंड यस यस बिल्कुल, आपको परसेप्शन बायस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपका परसेप्शन आपका एक्सपीरियंस के आधार पर होगा ना, तो सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, तो परसेप्शन भी सबका डिफरेंट तरीके हो सकता है ना। उसका मतलब ही होता है परसीव करना। ऑब्जेक्टिविटी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द मेंटल कॉग्निशन ऑफ द पर्सन्स कंसर्न, ये सही है। और टू कम फॉर ऑब्जेक्टिविटी कंसिस्ट थिंकिंग एंड द लॉजिकल अप्रोच टू बी मेंटेन, लॉजिकल अप्रोच, रैशनैलिटी होनी चाहिए, लॉजिकल अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, तो ये भी सही है। एंड डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन डिफरेंट सिचुएशन, ये भी सही है कि पर्सन टू पर्सन डिफरेंट तरीके से जो है ऑब्जेक्टिविटी सबकी अलग अलग होती है। इन जनरली दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। ओके, but degree of objectivity also differ from person to person, so A, B, C will be right answer. Next question, question number 35. Social defense attempt to prevent and control. सोशल डिफेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, दो डिफेंस होते हैं, एक सोशल डिफेंस, एक होता है आपका मिलिट्री डिफेंस। ये आपका नॉन वायलेंट तरीका होता है किसी चीज़ को ठीक करने का, ये वायलेंट तरीका होता है ना, या पनिशमेंट दे करके बोल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिए। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन क्राइम, जैसे जो बच्चों के द्वारा कोई क्राइम कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड द क्राइम। डेलिक्वेंसी मतलब होता है गलत रास्ते पर निकल जाना। सप्रेशन ऑफ द इमोरल ट्रैफिक एंड द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द ओल्डर पर्सन। बूढ़े लोग, एल्डर्स पर्सन की, उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है ना, हेल्थ के लिए काम करना उनके। क्वेश्चन नंबर 35 का डी 4 सेकेंड काफ़ी डिफरेंट आंसर आ रहे हैं इसमें। सेकंड आंसर इसका मतलब क्या हो, ए बी सी डी? डी नहीं है, डी तो ऑफकोर्स सही है। ओके, ए बी सी एंड डी, प्रोटेक्शन ऑफ ओल्डर पर्सन, सोशल डिफेंस, ये सब में काम आता है। ए बी सी एंड डी। ओके, फोर्थ आंसर विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली इसमें जैसे रिहेबिलिटेट करना है ना, जैसे मान लीजिए कोई किसी के द्वारा क्राइम कर दिया गया है तो बजाय उसको कैद जेल में भेजना, उसको रिहेबिलिटेट करना। जैसे बच्चों के द्वारा कोई क्राइम कर दिया जाता है तो उसको जेल में नहीं भेजा जाता है, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए, ताकि वो बेहतर आगे की ज़िंदगी अच्छी से जी पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको इसमें क्रम में लगाना है चारों एक्ट को। सोशल, अच्छा कुछ लोग आंसर सेकंड बोल रहे हैं। नहीं नहीं, डी भी करेक्ट है। आप इसको एक बार थ्योरी पढ़ लेना, मैंने आपको थ्योरी जो दी है उसको एक बार पढ़ लेना। अगर फिर भी डाउट होगा तो आप मुझे अलग से टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बाद में भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट एंड द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इन विच ईयर दीज एक्ट इनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 36, ए बी सी डी। सो एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट कब आया था, इन सब के बारे में थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। 1923। ओके, नेक्स्ट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, 1952 एंड 1961, 1948। ओके राइट, अयान सर के द्वारा सही दिया गया सीक्वेंस। ओके, 1923, 1948, 1952 एंड 1961। तो ये बेसिकली सीक्वेंस में ही लगा हुआ है, तो आपका ए बी सी डी हो जाएगा। ओके राइट, सही के सभी के आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, परसेप्शन इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, नेगेटिव एंड द पॉजिटिव, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दीजिए। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, एक बोल सकते हैं एक्सपीरियंस, सेंसरी एक्सपीरियंस जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं ना, एक बोल सकते हैं अवेयरनेस या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं धारणा। धारणा आपके द्वारा बनाई जाती है ना, अनुभूति। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 का फोर्थ, दैट इज बी, सो दिस इज द सब्जेक्टिव। राइट, फोर्थ विल बी राइट आंसर। ये सब्जेक्टिव होता है,
ओके, परसेप्शन, क्योंकि ये धारणा होती है, ये दैट इज नॉट फिक्स और द फैक्चुअल और यू कैन से द रैशनल, सो दैट इज द अनुभूति जो कि डिफरेंट हो सकती है, सो इट इज अ सब्जेक्टिव। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, किसी डिजीज को लेकर के ना अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, तो एक पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक परसेप्शन को बदलना चाहता है, तो वो उसे बोल सकते हैं परसेप्शन, सो दैट इज सब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, in achieving maximum effective with the democratic group process, the group need, ग्रुप को क्या चाहिए? ग्रुप थिंकिंग, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, ग्रुप एक्शन एंड दी इवैल्यूएशन। अधिक से अधिक सही प्राप्त हो विद द डेमोक्रेटिक मीन्स, सही तरीके से। क्वेश्चन नंबर 38, ओके, 3CB 3 ABCB, अच्छा यहाँ पर बी लिख गया ना, डी होना चाहिए, राइट राइट, दैट इज आई थिंक डी, ओके, दो बार भी नहीं हो सकता। सो ग्रुप थिंकिंग, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, ग्रुप एक्शन एंड एवेल्युएशन सभी के सभी चाहिए फॉर द इफेक्टिव, ओके, टू अचीविंग मैक्सिमम। चारों के चारों जो है सही हैं, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसी वजह से कट ऑफ बढ़ जाता है फिर। क्वेश्चन नंबर 39, द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया, AITUC, INTUC, BMS एंड CITU, इसका फुल फॉर्म बताइए, और कौन सा आंसर करेक्ट है ये बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, ओके, फर्स्ट, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है फर्स्ट। अच्छा, इसकी जो आप इसका फुल फॉर्म भी बताना है आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, सो आपको फुल फॉर्म आना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बर्नाली मैम, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ये किस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ये तो इस चार ऑप्शन में कोई है भी नहीं। अच्छा, पहला है, ओके, कांग्रेस भी है साथ में ना पीछे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फर्स्ट सी, ओके। अच्छा, जो लोग सी आंसर दे रहे हैं या फर्स्ट दे रहे हैं, उनको आप ये बताइए किस ईयर में ये जो है ये बनी थी, ये जो ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ओके। नेक्स्ट, BMS का फुल फॉर्म बताइए, और CITU का। 1949, कौन सी 1949 को क्या बना था इसमें, आप ये भी ऑप्शन में लिख दीजिए, फर्स्ट सेकंड या फिर गैस, अच्छा गैस है, सबसे पहले बनाए गए थे, सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, ओके। देखो, गैस लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, यहाँ पर आपका माइनस मार्किंग नहीं हो रहा है। तो इसका फुल फॉर्म है आपको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ओके। इसका फॉर्म है आपका इंडियन नेशनल यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। BMS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, भारतीय मजदूर संघ, ओके। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन वर्कर यूनियन, और CITU का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। चारों को लिख लेना, याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है, ओके। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ 1920 में, उसके बाद ये आपका 1947 के आसपास, दैट इज इन 1955, एंड C2 इन 1950, इनको भी लिख लेना। और सो आपका पहला जो आंसर है ये काफ़ी पुराना, AITUC, ओके। सो ये बेसिकली जुड़ा हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ना, उस समय इसको बनाया गया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 40, ईगो स्टेट एज रिफर टू दी ट्रांसैक्शनल एनालिसिस। यहाँ पर पूरा है, ट्रांसैक्शनल एनालिसिस थ्योरी डज नॉट इंक्लूड, क्या चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं है? चाइल्ड, पेरेंट्स, अडल्ट एंड दी सिबलिंग्स। कौन सी स्टेट? ये क्वेश्चन दोबारा हम लोग कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, तो आपको बताना है कि ये किसके द्वारा थ्योरी दी गई थी और कौन कौन सी इसमें ईगो स्टेट होती है। ईगो स्टेट का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी स्टेट, क्योंकि हर इंसान की पर्सनालिटी होती है। और यहाँ पर ये जो इनके जो थिंकर थे, इन्होंने जो थ्योरी दी थी, इन्होंने बताया कि 3 स्टेज होती हैं। एक तो आपका चाइल्ड स्टेज, अडल्ट स्टेज और पेरेंट स्टेज। कोई भी इंसान जब बात करता है, कम्युनिकेट करता है, ये बेसिकली जो थ्योरी दी गई थी कम्युनिकेट के लिए और बेहतर कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए दो लोगों के बीच में। सो 3 अवस्थाएं होती हैं पर्सनालिटी की, चाइल्ड, अडल्ट एंड दी पेरेंट। मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं आप एक क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि सर ये क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसका जवाब 3 तरीके से दे सकता हूँ। एक चाइल्ड स्टेज में दे सकता हूँ, मतलब मैं आपका मजाक उड़ा सकता हूँ, बच्चे तो यही करते हैं ना, उनका जो बिहेवियर ऐसा होता है। अडल्ट स्टेज में होगा कि मैं आपको समझाऊँ, आपको इनकरेज करूँ, आपको मोटिवेट करूँ। और अगर मैं पेरेंट स्टेज में हूँ, अगर मेरी पर्सनालिटी जो है पेरेंट स्टेज में है, स्टेट में है, तो मैं आपको डांट फटकार सकता हूँ जैसे पेरेंट्स करते हैं, या फिर इनकरेज कर सकता हूँ। सो ये 3 स्टेज होती है हर एक इंसान की जब वो बात करता है उसकी पर्सनालिटी की। ये किसके द्वारा दी गई थी? एनीवन? ये इसी सीरीज में दोबारा ही है। यस यस यस, एरिक बर्न, राइट आंसर, सही है। एरिक बर्न इज राइट आंसर। ओके, ये ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? लेन देन। लेन देन यहाँ पर किस चीज़ की बात की जा रही है? कम्युनिकेशन। जब बातचीत करेंगे तो उसको बेहतर करने के लिए उन्होंने बताया था कि अगर हम चाहें, जैसे कोई बच्चा है, कोई पर्सन चाइल्ड स्टेज में रहता है हमेशा, चाइल्ड, उसका जो पर्सनालिटी का स्टेट है वो चाइल्ड है, तो वो बदल सकता है, वो एक अडल्ट स्टेट में जा सकता है, ताकि वो सही से बात करे, लोगों से अच्छे से इनकरेज करे, मोटिवेट करे, है ना, रैशनल थिंकिंग हो, दैट इज बेस्ड ऑन द रैशनल थिंकिंग। सो इसलिए इस थ्योरी को बनाया गया था, मतलब इनका ये मानना था कि कम्युनिकेशन को बेहतर किया जा सकता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो दैट इज द सिबलिंग विल बी राइट, ये इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। सोशल ग्रुप वर्कर में से कौन सा प्रिंसिपल जो है नहीं है? इस क्वेश्चन में भी लगभग 3 से लेकर 4 क्वेश्चन ऐसे थे गलत थे आंसर के। ओके, तो हर पेपर में 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कि गलत रहते हैं, किसी में डबल ऑप्शन दे दिए जाते हैं, किसी में कुछ मिस्टेक हो जाता है, राइट। और साथ ही साथ इस पेपर में ये भी है, देखा है मैंने कि इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट है, सेम क्वेश्चन उसको 2 बार दिया गया है, मतलब थोड़ा बहुत बदलाव करके, लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन की, और उसको 2 बार दिया गया है, राइट। क्या हुआ, आंसर नहीं आ रहा है? 14, अच्छा क्लास लंबी हो जाती है ना 1 घंटे की, तो आई थिंक आप लोग बोर तो नहीं हो जाते होंगे ना? अब तो एग्ज़ाम भी आ गया है, तो अब तो आपको और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। सो यहाँ पर पहला आंसर सभी लोग दे रहे हैं, और ओके ओके, दैट्स गुड। लास्ट के 1 मंथ और 1 मतलब 40 दिन में तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ओके, ABC, प्लान ग्रुप फॉर्मेशन, adherence to the group leaders and the resource utilization। इसके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, कोई बताएगा? 2-4 जो भी आपको याद है एटलीस्ट, इससे आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, है ना। कौन कौन से प्रिंसिपल है यहाँ पर लिख सकते हैं? पहला तो इसमें दिया गया है, ये सही है, प्लान ग्रुप फॉर्मेशन, और उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, है ना, और एक पर्पजफुल ग्रुप रिलेशनशिप होना चाहिए, किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया गया है ना ये जो है ग्रुप। इसके अलावा इंडिविजुअलाइजेशन, एंड उसके अलावा ग्रुप
guided instruction, then the self-determination, and the flexible function organization, progressive program experience, एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो कि यहाँ पर दिया गया है। और नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ एवेल्युएशन। तो ये कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो नहीं है तो आप मतलब आपका ए भी होगा, ये है तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड जजमेंट, ये तो नहीं होगा, है ना। अच्छा, कुछ लोगों के आंसर फर्स्ट आ रहे हैं, ए एन सी आर राइट, नहीं नॉट नहीं देखते हैं, ओके 41 का ये, और आंसर ए एन सी आर राइट, ए एन सी, यस यस, ए और सी राइट हैं, उसके अलावा ये दोनों जो हैं प्रिंसिपल नहीं है। अडेरेंस टू द ग्रुप लीडर डिसीजन, तो ये वैसे भी नहीं होगा ना, इसमें तो आई थिंक डिसीजन शुड बी टेक बाय द ग्रुप मेंबर एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रुप लीडर और द ग्रुप ऑफ पीपल। सो ये भी आपका गलत हो जाएगा और ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये दोनों सही हो जाएंगे क्योंकि ये पूछा गया विच इज नॉट, तो बी और डी जो है सही हो जाएंगे, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। और ये है जो ये जो क्वेश्चन था आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन ये वाला, तो उसमें ये जो है गलत था, ये क्वेश्चन गलत था, ओके। तो यहाँ पर बी और डी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ठीक नहीं है। राइट राइट, ये क्वेश्चन मैंने देखा था, ये उसमें क्वेश्चन जो है गलत था लास्ट ईयर में, इसको ड्रॉप कर दिया गया था क्वेश्चन को आई थिंक, ओके। सो नेक्स्ट ये आप एक बार पढ़ लेना, पूरे 10 जो प्रिंसिपल हैं सोशल ग्रुप वर्क के, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मेंटेनेंस एंड द वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड द सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 इज द इनिशिएटिव ऑफ, ये किस मिनिस्ट्री किस मंत्रालय के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के वेलफेयर के लिए, उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए, उनको मेंटेनेंस के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल वेलफेयर, लॉ एंड जस्टिस, पार्लियामेंट अफेयर्स एंड द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑप्शन ठीक नहीं, राइट ऑप्शन गलत है, कोई इशू नहीं। और कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे होते हैं एग्जाम में गलत हो जाते हैं, बट आपको अटेम्प्ट सब क्वेश्चन करना है, चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो। अभी तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है ना, हमें लगता है कि शायद एक आध साल बाद, 1 या 2 साल में नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। 40 सेकंड का 4, ओके, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हु कैन फॉर्म द एनजीओ, एनजीओ किसके द्वारा बनाया जा सकता है। 3 ऑप्शन दिए हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके, ग्रुप, एंड द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थ्रू दी कर्ता, इट्स कर्ता, एंड इंस्टीट्यूशंस, किसी संस्था के द्वारा। कर्ता का मतलब क्या होता है, कर्ता मतलब होता है फैमिली का हेड, ओके, हेड ऑफ द फैमिली, और सबसे बड़ा जो एल्डेस्ट पर्सन होता है ना फैमिली में, वो बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं कर्ता। 43 का फर्स्ट, ओके, 43 का आंसर दीजिए। वो आंसर जो देना है आपको क्वेश्चन नंबर के साथ में देना है, ताकि मुझे समझ में आए। कुमार आदर्श सर, आप प्लीज आंसर देंगे, साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखेंगे, है ना। फर्स्ट आंसर दे रहे हैं, दैट मीन्स सभी। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स सही है, तो एनजीओ के द्वारा फॉर्म किया जा सकता है। और जो मैंने बताया कर्ता मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा हेड है, एंड दी एंड इंस्टीट्यूशंस, तो ये करेक्ट होगा ही। सो तीनों के तीनों जो है करेक्ट हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एक क्वेश्चन जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक उसमें से आंसर जो है गलत मैंने उसको मार्क कर दिया था, तो उसको अभी मैं बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। इसको मैच कराना है, फेमिनिस्ट सोशल वर्क, टास्क सेंटर्ड सोशल वर्क प्रैक्टिस, वेलफेयर राइट प्रैक्टिस एंड द क्राइसिस इंटरवेंशन प्रैक्टिस, किसके साथ पेयर होगा। यहाँ पर थिंकर के नाम लिए गए हैं, पीटर मार्स, नील बेटमैन, लीडिया रफर्ट एंड द लीना डो मिलेने।
So 2020 paper was comparatively easier than the earlier years, right? Yes, yes, इसी वजह से कट ऑफ गया था ना ज़्यादा। कट ऑफ वैसे पहले कट ऑफ कम जाता था, बट इस बार बहुत ज़्यादा चला गया इसी वजह से, क्योंकि पेपर टू बहुत सिंपल आया था। जो लोग मेहनत किए थे तो उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन जब होते हैं तो कोई भी अटैम्प्ट कर देता है, सही भी हो जाता है। सो जो लोग तैयारी करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम जो थोड़ा सा जो पेपर है टफ आए, ताकि जो लोग पढ़ते हैं उन्हीं के आंसर सही हो पाएंगे। 44 का नॉट श्योर, नॉट श्योर, ओके। सेकंड, इसमें नॉट श्योर की होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये तो पता होगा ना, टास्क सेंटर्ड या फिर क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। 44 यहाँ पर, राइट। फैमिली टास्क सेंटर्ड बाय द पीटर मार्स। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं है, या फिर थिंकर का नाम नहीं सुना है, तो एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं ऐसे। यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको आप पेयर कर लेना, ओके। सेकंड विल बी राइट आंसर। और अगर आपको थिंकर ऐसे लगे कि आपको आपने नाम नहीं सुना है तो उनको लिख लिया करिए, एग्जाम में कभी कभी दोबारा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू, किसके द्वारा? देखिए क्वेश्चन सेम आ गया ना दोबारा, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन आई थिंक यही था। सेकंड, 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें और क्या क्या इंक्लूड था? इसमें आपके जो 17 गोल थे ना, SDG गोल, और 169 टारगेट, जो कि अडोप्ट किए गए थे कब? 25 ऑफ सितंबर 2015 बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिफरेंट कंट्री के, ओके। इसका जो मेन उद्देश्य था कि इस जो पॉवर्टी है उसको एरेडिकेट करना एंड अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय 2030, इतना आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, ओके। कब स्टार्ट किया गया, कब तक का टारगेट था, कितने गोल थे, कितने टारगेट थे, और क्या इसका उद्देश्य था, क्या ऑब्जेक्टिव था? पॉवर्टी को एरेडिकेट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट, राइट? यस यस, बाय द UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 46, विच द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं है? लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा, हाउस, घर, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कामकाज, एंड सेल्फ स्टीम। अब सेल्फ स्टीम के बारे में कई बार बताया हुआ है, तो ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेल्फ स्टीम क्या होता है? सेल्फ स्टीम का मतलब होता है, दिस इज द सेल्फ मतलब आपका खुद, स्टीम मतलब एस्टिमेट करना, इमेज बनाना, सेल्फ इमेज दैट इज गिवन बाय दी अदर्स। सो ये तो वैसे भी इसमें कहीं से मैच भी नहीं करेगा, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यस यस, एस्टिमेशन ऑफ सेल्फ। अब आई थिंक किसी का गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन, सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, चार जो टर्म है काफ़ी क्लोज हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए वाला। और जो लोग पहली बार क्लास कर रहे हैं ना, उनको दोबारा ये सब बताया जाएगा, है ना, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ आंसर विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर दीजिए। 1 सेकेंड गाइज, मैं चार्ज लगा दूँ। Which of the following techniques on which the social worker should have the command? किस पर सोशल वर्कर की कमांड होनी चाहिए? कौन कौन सी टेक्निक है? 47, 47 D 444, राइट।
दैट मीन्स सभी के सभी। एक्सप्लेन करना मतलब सही से एक्सप्लेन करना ये होना चाहिए। ये सोशल वर्कर शुड हैव द कमांड, कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट है एडवाइजिंग, लोगों को एडवाइज करना, सलाह देना। नेक्स्ट है री एनफोर्सिंग। री एनफोर्सिंग का मतलब क्या होता है? मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, मजबूती दिखाना किसी काम को लेकर के। रीअश्योर करना मतलब आश्वस्त करना लोगों को। आश्वस्त मतलब होता है कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना लोगों के बीच में, ताकि वो इंश्योर रहे, उसे बोलते हैं रीअश्योरेंस, आश्वस्त करना। सो ये चारों के चारों जो है स्किल होनी चाहिए सोशल वर्कर में। सो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अरेंज द स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन ऑर्डर गिवन बाय दी गार्लैंड, जॉन्स एंड दी कोलेडनी। इनके द्वारा जो ऑर्डर दिए गए थे ग्रुप डेवलपमेंट के, आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है। प्री एफिलिएशन, डिफरेंशिएशन, इंटीमेसी, पावर कंट्रोल एंड दी सेपरेशन। यहाँ पर बात की जा रही है ग्रुप डेवलपमेंट की। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दीजिए। प्री एफिलिएशन का मतलब क्या होता है? प्री एफिलिएशन मतलब शुरुआत, ये बोल सकते हैं जस्ट गेटिंग टू ईच अदर, लोगों को जानना, मेंबर को जानना। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट थॉट्स एंड उनके डिफरेंट आइडिया होते हैं, लोग आपस में जुड़ते हैं, है ना, एक ग्रुप आइडेंटिटी बनती है, नॉर्म्स, एक स्ट्रॉन्ग कोहेसन डेवलप होता है। इंटीमेसी, पावर कंट्रोल एंड सेपरेशन। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर दीजिए। इंटीमेसी मतलब होता है लाइक अ फैमिली, एक ग्रुप, जो ग्रुप में काम करने वाले लोग हैं आपस में जुड़ेंगे एज ए फैमिली, उनके बीच में कोहेसन होगा, ओपननेस होगी फीलिंग की, है ना, आपस में बात शेयर करेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, ताकि ग्रोथ एंड चेंज एंड बदलाव जो है हो सके। राइट। पावर कंट्रोल, पावर कंट्रोल होता है, ये ट्रांजिशन फेज होता है, जब आपका ग्रुप फॉर्म फॉर्म होता है और जब उसके पहले के वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करे, उसके बीच में आता है पावर एंड कंट्रोल, ट्रांजिशन स्टेज, जब मेंबर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं डिफरेंट ओपिनियंस पर, डिफरेंट थॉट्स पर। 48 का सेकंड, फोर्थ, राइट, ओके। फोर्थ, सेकंड, 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, प्री एफिलिएशन। ओके, उसके बाद आएगा आपका पावर एंड कंट्रोल, नेक्स्ट इंटीमेसी, नेक्स्ट आएगा आपका डिफरेंशिएशन एंड लास्ट में सेपरेशन। ओके, ये आपका सही सीक्वेंस होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। पावर कंट्रोल मतलब होता है यहाँ पर ट्रांजिशन फेज, जो स्टार्टिंग फेज है ना प्री एफिलिएशन, उसके बाद आएगा ट्रांजिशन फेज, जिसमें कुछ कुछ लोग जो है ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं, इससे बाहर चले जाते हैं, और कुछ लोग एक हिरार्की में रहते हैं, जुड़े रहते हैं साथ में। सो सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, 3 नहीं होगा, 3 तो वैसे भी नहीं होगा, और क्वेश्चन नंबर 49 बताइए इसका आंसर। सोशल वर्क, सोशल सर्विस, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल रिफॉर्म्स, इसको आपको यहाँ से पेयर करना है, और जिसमें चारों में से आपको जिसके बारे में पता है उसको आप देख करके आंसर लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेयर सबसे अलग अलग पेयर है, इसका मतलब एक के बारे में अगर आपको पता है तो भी आंसर लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन जरूर देखना है। फोर्टी नाइन का सेकंड, ओके, फोर्टी एट का भी राइट, राइट, ओके, ओके, बी। सोशल सर्विस का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग, जो हेल्पलेस हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत है उनको हेल्प करना सोशल सर्विस कहलाती है।
तो ये आपका फोर्थ के साथ पेयर हो जाएगा और यही भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सोशल वर्क क्या है? सोशल वर्क मतलब होता है ऑन द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग टू हेल्प देमसेल्फ। ये तो कई बार बताया हुआ है तो इसको दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। सोशल सिक्योरिटी दैट मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कंटीजेंसी, किसी प्रकार की कोई आपदा आ जाना, कोई अचानक कोई घटना हो जाना, उसको बोलते हैं कंटीजेंसी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड दी सोशल रिफॉर्म्स मीन बदलाव, न्यू पैटर्न ऑफ लाइफ, uproot the traditional institutions and seeing the new pattern of life. So this is very simple question. ये भी आंसर कोई भी लगा सकता है इसका, सेकंड विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 50. So this is the last question of this session. Who among the following introduced the urban local self government in India? भारत में किसके द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव एंड द लॉर्ड रिफेन, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर 50 का ए, विलियम बेंटिक। 3 ओके, राइट। सो सी विल बी राइट आंसर, लॉर्ड रिपन। ओके, इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। सो आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो था उसका आंसर करेक्ट करना है, कल गलत बोल दिया था। 1 सेकंड गाइस, कौन सा क्वेश्चन था? यस, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर बताया था? आई थिंक इसका मिस्टेक से और कुछ आंसर इसका जवाब दिया था 13 का। इसमें जो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी काउंसिल इन दी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कम्युनिटी जो फंड रेजिंग हुआ ये नहीं होगा, है ना। तो ये इसका मिस्टेक से गलत आंसर बताया था, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ऑन सो आपका सी इसमें आंसर नहीं होगा, ABD करेक्ट हो जाएगा। ओके, ABD करेक्ट होगा, इसमें सी नहीं होगा। सी फंड रेजिंग इज द वर्क ऑफ द कम्युनिटी चेस्ट, और बोल सकते हैं कम्युनिटी, है ना। तो ये आपका सी नहीं होगा इसमें। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द, ABD करेक्ट होंगे। ओके, इसको करेक्ट कर लेना और इसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसने अगर आज का क्लास नहीं किया गया तो वो भी उसको देख लेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी यहाँ पर 50 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। स्कोर 20 आउट ऑफ 20। ओके, मोनालिसा मैम सर प्लीज शेयर PDF आल्सो। ऑफ कोर्स PDF शेयर होगी ग्रुप में, पहले पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना। आफ्टर द डिस्कशन 100 क्वेश्चन के बाद शेयर करेंगे PDF और विद द आंसर। 23 आउट ऑफ 25 कौन है? साक्षी मैम, यस 23 राइट। 23 आपका स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। एंड 22 के बाद 22, 23, 24, 25 ये ठीक स्कोर है, अच्छा स्कोर है। 2019 का शेयर कर दीजिए। 2019 का आई थिंक शेयर किया हुआ है। ओके, मैं चेक कर लूँगा और अगर नहीं शेयर किया होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। बिल शेयर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, यस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँगा। कुमार आदर्श, है ना। कुमार आदर्श की पहली क्लास है। ओके सर, आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा, है ना, ग्रुप में, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सभी ने यहाँ पर स्कोर नहीं मेंशन किया है, केवल 2-3 लोगों ने किया है। कि आप लोग बार बार भूल जाते हैं गाइस। थैंक यू मैम। और ओके गाइस, सो अभी आप शेयर कर सकते हैं अपने मार्क्स, अदरवाइज अगर आप भूल गए हैं तो कोई इशू नहीं, दोबारा कल क्लास होगी फिर दोबारा बता देना। ओके
वाज अ गुड इंटरेक्टिव सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप डेली ज्वाइन करिए, है ना। डेली क्लास करने से क्या है, फिर आपका प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा एग्ज़ाम के टाइम पर। पेपर वन की आप लोग तैयारी करिए अच्छे से, और क्योंकि पेपर वन में पढ़ाता नहीं हूँ अभी, तो इसी वजह से मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है। सो पेपर वन आप अच्छे से करिए, क्योंकि आपको जेआरएफ करना है तो पेपर वन पेपर टू दोनों को पढ़ना होगा। पेपर टू का तो चलो मैं समझ में आता है, मैं देख रहा हूँ, और कोई इशू नहीं है, पर पेपर वन के लिए आप लोग पढ़िए अच्छे से, और एटलीस्ट 35 से 38 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके पेपर वन में। आप 40 का लेके चलें एस्टिमेशन कि आपके 40 सही हो, बट ओके 38 टू 40 क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे तो भी ठीक है। और जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइक मैथ, बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ करेक्ट अच्छा नहीं होता है, तो उसको आप लास्ट में करना, छोड़ देना। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप मैथ नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे मैथ के, तो भी स्कोर ठीक था, है ना। 50 में से 50 आपके सही नहीं होंगे तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपको 90% 100% नहीं लाना है। ओके, सो जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है उस पर फोकस करिए और उसको लास्ट में करिए। ओके, नौशाद अली सर। बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था कि सर जो मैथ पोर्शन है, रीजनिंग पोर्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको आप बाद में कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। बट प्रैक्टिस करते रहिए, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर सॉल्व कीजिए पेपर वन में भी, और पेपर टू तो मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ, लगातार कराता रहूँगा एग्ज़ाम के पहले तक, तो कोई इशू नहीं है। Okay guys, so thank you so much for joining this session. We'll meet again in the next session in morning 8 a.m. Okay, have a good day.